कोर्स का लेसन है आपका। तो इसमें देखते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा और कुछ चिपचिपा कुछ लाल रंग का जो द्रव्य है एक जीवित ऊतक है। यह एक श्यान तरल है। रक्त मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से जो चयापचयी अपशिष्ट ऊतकों यानी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। रक्त एक हल्का क्षारीय तरल है जिसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। भ्रू वरावस्था में तथा नवजात शिशुओं में रक्त का जो निर्माण प्लीहा में होता है। मनुष्य में करीब 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। तो जो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है। ठीक है, तो रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है यानी रेड बोन मैरो में। और जो भ्रूणावस्था में यानी नवजात शिशु में जो रक्त का निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट से फैक्ट याद रखना है। और एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं रक्त के घटक क्या होते हैं। तो रक्त के घटक होते हैं, रुधिर के 2 भाग होते हैं। इसके रक्त के 2 भाग होते हैं। तो रक्त के कितने घटक होते हैं? यानी 2 भाग होते हैं इसमें। तो पहला होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? यानी रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो रुधिर का जो तरल भाग है उसको प्लाज्मा कहते हैं। ये हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है तथा 55% भाग का निर्माण करता है तथा इसमें लगभग 92% जल व 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुलित रहता है। जो निलंबित या कोलोइडी रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा वह जो निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं। प्लाज्मा के द्वारा ही ये कण सारे शरीर में पहुंच जाते हैं। आंतों से अवशोषित होकर पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन होता है। रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली जैसे लाल रुधिर कोशिकाएं यानी आरबीसी जिसे बोलते हैं हम आरबीसी। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाएं। तो कोशिका आपकी 3 प्रकार की होती हैं। तो रक्त की सबसे प्रमुख जो कोशिका है ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स यानी एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। यह कशेरुकी प्राणियों के श्वसन अंगों से O2 यानी ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्यापक माध्यम है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं परंतु ऊंट के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जो कि अभी अपवाद की स्थिति बना हुआ है। इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। ये आकार में वृत्ताकार, डिस्की रूपी और उभयावतल यानी बाइकॉनकेव जो 120 दिन होती है यानी जो एवं इन केंद्रक रहती है। नेक्स्ट 2 नंबर पे आता है आपका जो सफेद रुधिर कोशिकाएं यानी WBC जिसे बोलते हैं हम। तो सफेद रुधिर कोशिकाएं, सफेद रक्त जो कोशिकाएं हानिकारक तत्वों तथा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करती हैं। तो सफेद रक्त कोशिकाएं ये लाल रक्त कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है जिस कारण से ये रंगीन और पारदर्शक होती हैं। इनमें एक से ज्यादा केंद्रक हो रहते हैं इसलिए इसे वास्तविक कोशिकाएं या ट्रू कॉल सेल्स कहते हैं। इनका आकार बदलता रहता है और ये बहुत ही ज्यादा गतिशील होती हैं तथा रक्त वाहिनियों की जो भित्ति से होकर ऊतकों में पहुंच करके पारदर्शक होती है और पहुंच करके ये उसमें ऊतकों में पहुंच करके ये पारदर्शक होती है। इसमें एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं और ये पहुंच करके पहुंच जाती है। इनके कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तो लसका ग्रंथियों का में होता है यानी ग्लैड्स। सफेद रक्त कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं यानी कर्कामय और कर्का विहीन। यानी आपकी जो कर्कामय श्वेत रक्ताणु होती है ये 3 प्रकार की होती हैं जैसे कि आपकी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल कर्कामय श्वेत रुधिर रक्ताणुओं में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ये सबसे अधिक सक्रिय और एवं इनमें अमीबीय गति पाई जाती है।
तो कणिका विहीन ये दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट ये न्यूट्रोफिल्स की तरह होती हैं, शरीर में प्रवेश करती हैं, प्रवेश कर सूक्ष्म जीवों का अंतक जो ग्रहण कर भक्षण करती हैं। और लिम्फोसाइट ये कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका है। तो जो अब नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका बिम्बाणु, यानी प्लेटलेट्स होता है आपका, प्लेटलेट्स बिम्बाणु, यानी इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। आगे देखें तो सामान्यतः मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से लेकर 4,00,000 प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होती हैं। बिम्बाणु का जीवन मात्र 8 से 10 दिन का होता है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। बिम्बाणु केंद्रक विहीन कोशिका होती हैं। इनका व्यास 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ये मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो रक्त के समूह देखते हैं, यानी मनुष्य के जो लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले जो विशेष प्रकार के प्रतिजन यानी एंटीजन ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 समूहों में व्यक्त किया गया है। नंबर 1 है आपका रक्त समूह ए। रक्त समूह ए वाले व्यक्ति की आरबीसी पर जो प्रतिजन जो एंटीजन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है रक्त समूह बी, यानी रक्त समूह बी वाले व्यक्ति की जो आरबीसी पर प्रतिजन एंटीजन बी पाया जाता है। और नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे रक्त समूह ए बी, यानी ए बी समूह वाले व्यक्ति को की जो आरबीसी पर जो प्रतिजन है वो ए और बी दोनों पाया जाता है। ए बी समूह द्वारा सभी समूह का रुधिर ले सकता है। इस कारण से इस समूह को सर्वग्राही कहते हैं, यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो इस तरीके से ए बी द्वारा समूह का जो पर्सन होता है वो सभी रुधिर के समूह का सर्वग्राही कहा जाता है, सभी समूह का रुधिर ले सकता है। तो इस कारण से इसे समूह का सर्वग्राही भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रक्त समूह ओ, यानी चौथा जो रक्त समूह आता है आपका ओ होता है, यानी रक्त समूह ओ वाले जो व्यक्ति की आरबीसी पर कोई किसी का प्रकार का यानी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, यानी ओ रुधिर समूह द्वारा सभी रुधिर समूहों यानी ए और बी ए बी और ओ को रुधिर दे सकता है। इस कारण इस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर। तो इस तरीके से ओ सभी को दे सकता है, रक्त समूह दे सकता है, तो इस तरीके से इसको सर्वदाता कहते हैं। और जबकि ए बी ये सभी का ले सकता है उसको सर्वग्राही कहा जाता है, ए बी। आगे देखें तो प्रतिजन नहीं पाया जाता है, यानी ओ की जो रुधिर समूह द्वारा जो सभी रुधिर समूह ए बी ओ इतने के कहते हैं। रक्त के इन समूह को ए बी ओ रक्त समूह कहते हैं। ए बी प्रतिजन के अतिरिक्त आरबीसी पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे आर एच प्रतिजन कहते हैं। जिन मनुष्यों में आर एच कारक पाया जाता है उनका रक्त आर एच धनात्मक तथा जिसमें आर एच कारक नहीं पाया जाता उनका रक्त आर एच ऋणात्मक कहलाता है। संसार में करीब 80% व्यक्तियों का रक्त आर एच धनात्मक होता है। रक्त के कार्य देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी नंबर 1 रक्त शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके गुर्दे इत्यादि निष्कासन अंगों तक पहुंचाता है। नंबर 2 पर आपका यह पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। नंबर 3 ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुंचाता है और कोशिकाओं से CO2 को फेफड़ों में पहुंचाता है जहां से वह सांस द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसमें रक्त से शरीर के तापमान में बनाए रखता है और सामान्य तापमान जो होता है 18.6 फ़ारेनहाइट होता है। रक्त पर रक्त अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्पन्न हार्मोन्स का वहन करता है। और नंबर 6 पे आता है आपका रक्त प्रतिरक्षियों द्वारा रोगों से शरीर की रक्षा करता है। नंबर 7 रक्त भोजन से अवशोषित पोषक तत्वों को इकट्ठा करके सारे ऊतकों में पहुंचाता है। नंबर 8 आपका रक्त जो टूटी फूटी मृत कोशिकाओं को यकृत और प्लीहा में पहुंचाता है जहां भी नष्ट हो जाती हैं। तो शरीर का पीएच जो नियंत्रित करता है, जो शरीर का पीएच नियंत्रित करता है।
प्रतिरक्षा के कार्यों को संपादित करता है। नंबर 11 शरीर रक्त का शरीर बहुत पर चोटों और घावों को भरने में सहायता करता है। नंबर 12 O2 और CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करना। पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन, शरीर का ताप नियंत्रण करना, हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर करना।